जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। साथ में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है सभी के क्वेश्चन पेपर मिलना स्टार्ट हो गए हैं, एक एक करके मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन से क्लास थोड़ी सी बंद थी, एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोग को नहीं मिल पा रही थी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो अब से आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर एक या दो क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों का। फर्स्ट ईयर वालों का 2 से 3 पेपर, ज़्यादा पेपर ही कुछ अभी बचे हैं, अभी 2-3 पेपर ही अपलोड हुए हैं, तो बाकी पेपर्स को बहुत जल्दी लाने का प्रयास रहेगा, ठीक। और सेकेंड ईयर वालों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे दिए गए हैं, बाकी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक। चलिए, आज हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाला। ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को करा रहा हूँ, ऑप्शनल क्वेश्चन करा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं करा सकता ना, अभी वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, टोटल 10 क्वेश्चन। देखिए 70 नंबर का आप लोगों का पेपर है। पहला क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख, ऑप्शनल क्वेश्चन को मैं बस कराऊंगा ना, यानी कि जो सही विकल्प वाला है उन क्वेश्चंस को करेंगे। 10 नंबर आप लोग का फिक्स है। देखो, पहला क्वेश्चन में बोला गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी थॉमसन, डी मैंडलिफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होगा, क्योंकि वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ठीक। अगला है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, यदि क्वांटम संख्या l बराबर 3 है तो m के कितने मान संभव होंगे? l बराबर 3 है तो m के कितने मान संभव होंगे? यहाँ पर ऑप्शन है 3, 7, 2, 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। ये आप लोग निकाल कर देख लेना ना, n+l नियम भी पढ़े हो इसी में, तो पूरा, और हाँ वही नियम याद रखना, इंपॉर्टेंट है वो। आगे बढ़ते हैं, पूरा भी डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर बस करते चलेंगे। अणु जिसके केंद्रीय परमाणु में sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, उसमें बंद कोण का मान होता है, उसमें बंद कोण का मान होता है। ऑप्शन है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री, 8 मिनट। तो सही आंसर है आपका 120 डिग्री। आपका सही आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। sp2 संकरण में 120 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न है, NaCl क्रिस्टल उदाहरण है FCC, BCC, SCC, ECC। देखो, अभी तक ऊपर में जितना भी क्वेश्चन चल रहा था वो सब का सब आप लोगों के 11th का सिलेबस था, बीएससी फर्स्ट ईयर में उसी को और रिवाइज कर रहे हो, ठीक। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के 12th क्लास में है। 12th क्लास अगर आप लोगों ने कैरियर विंग सब्सक्राइब करके रखे हैं तो वहाँ पर आप लोग नोट्स में इसको देख सकते हैं, डेमो नोट्स वहाँ पर अवेलेबल था। इसका आंसर हो जाएगा आपका FCC, NaCl FCC का एग्जाम्पल है। अगला है हमारा NH3 के अणु, NH3 अणु के केंद्रीय परमाणु N का संकरण है। N का संकरण क्या होगा? हमारा N का संकरण है sp3। इसके लिए ट्रिक्स भी है, ट्रिक्स आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ट्रिक एक बार बताऊं। देखिए, केंद्रीय परमाणु सबसे आप लोग ध्यान देंगे, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम की संख्या प्लस सेंट्रल मेटल एटम की संख्या प्लस H या X की संख्या, माइनस में आप लोग लगा देंगे चार्ज और डिवाइड कर दोगे 2 से। देखो, सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन से नंबर का है? नाइट्रोजन हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, देख लो बताया भी है। नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है? 5, लैटिन वाले में 5। देखो, BC नाइट्रोजन, बोरान कार्बन नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन फ्लोरीन। वैसे शुरुआत का 2 ग्रुप S का छूटता है, तो S का दोनों 2 हो गया, 3, 4 और ये 5, 5वें नंबर पर आया तो 5 प्लस कितना है, H है हमारे पास 3, तो 5 + 3 8/2,
8/2 यानी कि आया 4, और 4 के लिए क्या यूज़ करोगे, sp3। डिटेल में नहीं बता सकता, sp3 लेट होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अणु रेखीय है, कौन सा अणु रेखीय है, तो आपका सही आंसर है BaCl2 NH3 H2O CH4। इसकी संरचना आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग मुझे बताएंगे, इन तीनों की आकृति आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे बनेगी। टेट्राहेड्रल भी एक में होगा, किस में होगा। क्लोरोफिल केंद्रीय धातु होता है। देखो भाई, एकदम मस्त क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है, एक मिनट भाई, चलिए। आपके पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम। कौन सा होगा? तो सही आंसर है आपका मैग्नीशियम। अगला है क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। बच्चा जानता है भाई, क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी। ये आप लोग जब से आवाज सारणी पढ़ना स्टार्ट किए हो तब से पता चल रहा है। अगला ये, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है। सबसे स्थायी कार्बोकेटायन है। इसमें आप लोग को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। सबसे स्थायी कार्बोकेटायन, तो देखिए कार्बोकेटायन की जो स्थायित्व है कैसे पता चलता है? सबसे ज़्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री, उसके बाद होता है 1 डिग्री। ये सिर्फ इसका क्रम है ना, तो इसके आधार पर आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा होगा, कौन सा होगा। चलिए, मैं क्या बताया था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH एंड CH3। ओके, ये आपके किस में, कौन से ऑप्शन में है देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 10वां है। अच्छा, यहाँ पर क्लीन दिया है, क्लीन दिया है यहाँ पर तो क्लीन दिया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बिन है, तो भाई इसमें से कार्बिन आपका ये A B C और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये रहा आपका डी ऑप्शन, तो सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। ठीक, तो ये था हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आप लोग बनाएं, कितना आप लोग का सही हुआ, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। ठीक, आप लोगों का कितना आंसर यहाँ पर बन पाया, कितना आंसर सही हुआ, कितना आंसर गलत हुआ, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। और हो सकता है मैंने गलती से एक आध क्वेश्चन को गलत कर दिया है, तो उस पर आप लोग मुझे ब्लेम नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन पर सही करके बता देंगे। ठीक, क्योंकि आंसर मैं दोबारा बनाकर नहीं देखा, डायरेक्ट करवाते ही चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पर। लघुत्तरी प्रश्न देखो, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत देखो, करियर विंग पर भले ही BSc की क्लास सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आ रही है, क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन 11th के लिए ये क्लास पूरा है। ठीक, 11th में हमने कराया हुआ है और ये 11th का ही है। डी ब्रॉगली समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। सरल क्वेश्चन था, बन जाता। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर लाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने अपना बेसिक मतलब 11th और 12th, बेसिक मतलब 11th और 12th दोनों एकदम अच्छे से क्लियर करके आए होंगे अपने स्कूल से, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा, पहले ही बता रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ें। NaCl क्रिस्टल की संरचना देखो, N2 अणु के अणु कक्षा कार्यक पर टिप्पणी लिखना है, विकर्ण संबंध को उदाहरण से समझाना है, क्राउन ईथर पर टिप्पणी लिखना है। इतना जल्दी, इतना लंबा क्वेश्चन? अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से नया क्वेश्चन है। इसके बाद हमें क्या बोला है, देखिए 5 क्वेश्चन बनाना है ना, वही जो बोला है। चलिए देखो, आचार्य नागार्जुन पर टिप्पणी लिखना है। आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखते हो। आयनन ऊर्जा जानते हो, आयनन ऊर्जा से समझते हैं लास्ट ईयर में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए रहती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हो। इसको प्रभावित करने वाले कारक, परिरक्षण, ये सब कारक उसमें देख लेना ना, आयनिक त्रिज्या कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद है हमारा अर्धचालक क्या है। देखो, अर्धचालक क्या है, फिर N तथा P प्रकार के अर्धचालक को उदाहरण से समझिए। ये आप लोग के फिजिक्स में भी मिलेगा। अर्धचालक क्या है जानते हैं, किसी एक समूह के तत्व में दूसरे तत्व की अशुद्धि को मिलाना अर्धचालक कहलाता है। जैसे हमारे पास 13, 14 और 15 ये रहता है, यही है ना। तो 13 को 14 में मिलाए या 15 को 14 में मिलाए तो N और P बनता है। N इसमें बनेगा और P इसमें बनेगा।
ठीक, अभी आप लोग को ऐसे में समझ में नहीं आएगा, पूरा डिटेल आप लोग पढ़े होंगे तो हो गया होगा। ठीक, पूरा नहीं बता सकता। सिग्मा और पाई बंद को समझाइए, सिग्मा और पाई बंद को समझाइए। सिग्मा और पाई बंद आसान है, सबको ये तो पता होगा। खैर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, और इसमें एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई। ठीक, उसके बाद बोला है PCl5 में संकरण। किसी को पता है PCl5 में संकरण? PCl5 में संकरण तो भाई इसका है sp3d। PCl5 में संकरण sp3d। बोर्न-हैबर चक्र को समझाइए। बोर्न-हैबर चक्र आप लोग अपने सिलेबस से देख लेना। डाइबोरॉन अणु की संरचना, डाइबोरॉन अणु की संरचना। उसके बाद लास्ट में दिया है कार्बोकेटायन पर टिप्पणी लिखिए। देखो ऊपर में पूछा भी था कार्बोकेटायन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं नहीं पूछा था, टिप्पणी लिखने बोला था, तो वो संरचना यहाँ पर आएगा, वो संरचना यहाँ पर आएगा। देखो अगर पता है तो ऑप्शनल क्वेश्चन की चिंता नहीं करना। अगर आप लोग को पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन पता है तो ऑप्शनल आराम से बनेगा। ठीक, कार्बोकेटायन लिखना है, इसमें आप लोग कार्बोकेटायन तो बताओगी, और ऊपर में ऑप्शनल में भी पूछा था। ठीक है, तो ये था आप लोग का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एकदम मस्त सरल आया था पेपर इस साल, पहले की तुलना में ज़्यादा ही सरल था इस साल। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर है इसलिए बहुत ज़्यादा ही सरल था। अगर आप लोगों ने अपना बेसिक 11th और 12th अच्छे से कर रखा होगा तो ये पेपर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं किया होगा। ओके, खैर BSc में भी पढ़े हो, लेकिन कंसेप्ट अगर पहले से पता हो तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ठीक, चलिए आज की क्लास में तो बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का बना, कितना क्वेश्चन नहीं बना, और अगर गाइड से मिला रहे हो और एक आध क्वेश्चन मैंने गलती से मिस्टेक बता दी होगा तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में सुधार देना। ओके, ताकि जो और बाद में स्टूडेंट देखेंगे उनको सही रास्ता मिल पाए। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम लोग कल किसी दूसरे वीडियो पर। हो सके तो आज ही आप लोगों को जूलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो कल ही मिल पाएगा। ओके, दोनों दिन है पॉसिबल। चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल पर डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगी। साथ में फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो तो सेकंड सेमेस्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जल्द ही आएगा।